सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के यानी कि 26 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। तो हर साल भारत में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये इस बार हम 13वां मतदाता दिवस मना रहे हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य साफ है, लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। इंग्लिश में बोलोगे तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, कौन सा डे है वो? बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमने कहा इसका स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं और 25वें नंबर के हैं वो। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे हम, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहली महिला में कौन थी? वीएस रमा देवी थी। आपको याद होगा अभी चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया था? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। लेकिन अभी बिहार का स्टेट आइकॉन किसे बनाया था? ये भी याद रखना, मैथिली ठाकुर को। अभी चुनाव आयोग ने गरुड़ नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और अभी त्रिपुरा में चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। कहाँ पे? त्रिपुरा में। और मैंने अभी आपसे क्या पूछा था कि 25 जनवरी को एक और डे मनाते हैं, कौन सा? तो याद रखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, डीआरडीओ दिवस भी है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। कहां पे मनाया गया? इंदौर में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस था। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हमने मनाया। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। तो जनवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना आप। और मैंने इनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, तो वहां जाकर के भी इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि स्काई। और अभी इनको वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए। और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले T20 क्रिकेट के इतिहास में महज दूसरे बल्लेबाज भी बने। सूर्य कुमार यादव, इन्होंने 2022 में 68 छक्के लगाए, जो फॉर्मेट के इतिहास में एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्सर हैं, छक्के हैं। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसे चुना गया आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? महिला वर्ग में चुना गया ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ को। इनको आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था कि सूर्य कुमार यादव ये T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। और विराट कोहली से आपने पढ़ा था कि वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बने। शुभमन गिल की बात करें तो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे, और ऐसा करने वाले वे 5वें भारतीय बने थे। और रोहित शर्मा ये वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। और अभी पढ़ा भी था हमने कि T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने थे अफगानिस्तान के राशिद खान। ऐसा करने वाले वे दूसरे गेंदबाज भी हैं। पहले हैं वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज ये लीजिए 25 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। तो टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन रहे? तो इसमें टॉप किया है रश्मिता ने, कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मिता। उनके बाद है प्रियंका, फिर शुभम, अमित और एजाज। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और धीरे धीरे अब आपका जो रिजल्ट है वो देख करके अच्छा लगता है,
क्योंकि वहां पे पता लग जाता है ना जो आपने स्कोर किया वो भी, और उस स्कोर को करने में कितना टाइम आपने लिया। तो टाइम से पता लगता है कि अब आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहले तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उत्तर देना है, तो टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो नए हैं उनको बता दूं, ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका तो क्विज आपको मिलेगा इसे इनकी प्रैक्टिस के लिए, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीने के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि पीछे का भी हमारा रिवीजन होता चले, पीछे के क्वेश्चन हम भूले ना, इसीलिए मैं वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। मेहनत तो एक्स्ट्रा मेरी लग रही है ना, लेकिन उससे फायदा आप ही को है। अब कौन कितना फायदा उठाता है ये तो आप ही के ऊपर है। तो क्वेश्चन को रीड करें और आंसर लगाएं। इससे क्या हैबिट डलेगी आपकी, एग्जाम टाइम में इससे फायदा मिलेगा। आदत आपकी ऐसी डल जाएगी, एक बार में क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना आ जाएगा, एक ही बार में रीड करना है और एक ही बार में समझना है, यही मेरा मकसद है। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों के नाम बताता हूँ इसमें भी मेरा कोई फायदा नहीं है, बस अगर इससे कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं तो उनको मोटिवेट करना ही मकसद है। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पे आपको ये क्विज और इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और प्लीज कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत लगती है अच्छी, तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, मतलब अच्छी लिखावट, और किसी दीवार के ऊपर इस तरह का अच्छा राइटिंग में लिखा जाए तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी म्यूरल। तो ये अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण कहां पे किया गया? सऊदी अरब के मक्का में। कितना लंबा? 75 मीटर लंबा है ये, और इसे अमल फ्लेम्बन नाम के कलाकार ने डिजाइन किया है। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, इसकी करेंसी है सऊदी रियाल, और यहीं पे आपको रब अल खाली मरुस्थल भी मिलेगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। और अभी सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम क्या है? अल नसार। अभी इसमें शामिल हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना 2034 में जो एशियन गेम्स होंगे वो सऊदी अरब में ही होंगे, जबकि 2030 वाले होंगे कतर में। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ करंट अफेयर्स से संबंधित, उनके उत्तर देने की कोशिश करो। अभी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा शुरू हुई है, कहां से कहां? वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। कितनी लंबी है ये? 3200 किलोमीटर। और इसमें जो क्रूज है उसका नाम क्या है? गंगा विलास। आपको याद है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना था? वियतनाम में। 632 मीटर लंबाई है, उसका नाम है व्हाइट ड्रैगन। और पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पे बना है? तो चेक रिपब्लिक में। स्काई ब्रिज 721 उसका नाम है, 721 मीटर इसकी लंबाई है मतलब। और आपको याद है नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बना है जिसका लंबाई कितना है? 3.14 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023, ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो ट्रोपेक्स ये जो अभ्यास है इसे भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध खेल भी कहा जाता है। ये हर 2 साल में होता है, और अभी 2023 में कहा हुआ? हिंद महासागर में। कब से कब तक? जनवरी से मार्च 2023 तक। पहली बार ये 2019 में हुआ था। अच्छा, वैसे नौसेना की बात है तो हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? नेवल चीफ आर हरि कुमार है, और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज का हम रिविजन करें, जैसे कि अमेरिका के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज करते हैं। वज्र प्रहार ये भी हम अमेरिका के साथ करते हैं। संप्रीति एक्सरसाइज हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। शक्ति नाम की एक्सरसाइज हो गई, गरुड़ हो गया, या वरुण नाम की एक्सरसाइज भी होती है, वो भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। एक गरुड़ शक्ति है वो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, धर्मा गार्जियन जापान के साथ करते हैं। हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ करते हैं। अल नजाह, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज नाम के एक्सरसाइज हमने ओमान के साथ में किया था। काजिंद कजाकिस्तान के साथ में, सूर्य किरण नेपाल के साथ में, ईस्टर्न ब्रिज ये हमने ऊपर भी देख लिया, अभी ओमान के साथ करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होती है। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और सिम्बैक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। और वैसे भी अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं 2022 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने की है उसका सेपरेट आपको एक वीडियो बना करके मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। टॉपिक वाइज सेक्शन में जाकर के देखना, प्लेलिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा यूविन। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, अच्छा वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया।
तो अभी इस मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बाद में उनकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म कोविन पर आधारित है, जो कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, प्लेटफॉर्म से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। केरल ने भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। आप मुझे बता सकते हो उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सी स्पेस। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत और उनको अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। उन्हें विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उनको टीम का कप्तान बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज, ये दो ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 2022 के आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर में किन भारतीयों को शामिल किया गया था? तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को, जिसमें कप्तान बने थे इंग्लैंड के जॉस बटलर। तो यहाँ पे तीनों मैंने आपको एक साथ बता दिए, एक बार फिर सुन लो। आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में एकमात्र भारतीय शामिल कौन हुए हैं? ऋषभ पंत। और आईसीसी ओडीआई टीम में 2 भारतीय हैं, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। और टी20 टीम में 3 भारतीय हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए फिर, अभी जनवरी 2023 में पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन ये आयोजित किया गया। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्योग और डेवलपर समुदाय को एक मजबूत स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना और भारत के स्टेक उत्पादों को देश के साथ साथ अन्य देशों में ले जाने का पता लगाना। तो याद रखना कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। आपको याद होगा भारत के पहले पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था मुंबई में। और अभी हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। और अभी 8वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन ये हुआ भोपाल में। और अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित करेगा? नई दिल्ली में। अच्छा, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हुई थी 53rd नंबर की, कहाँ पे? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और 10वीं महिला विज्ञान महोत्सव का आयोजन नागपुर में हुआ था, जहाँ पे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। और फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। अभी दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ था गोवा में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, पहली बार किसकी ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया? तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया। और आपको याद रखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश का एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को तैनात करता है। भाई ऐसे समझो ना, ये ऊंट कहाँ पे काम आते? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान भारत में कहाँ पर है? राजस्थान में, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारी रक्षा कौन करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थाउसेन। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? केपी रुस्तम जी थे। ऑपरेशन सर्द हवा गर्म हवा का आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य।
और मैंने आपको बता दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट टुकड़ी है और ऊंट सवार बैंड है। मतलब आप कह सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विश्व का एकमात्र बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और अभी हमने पढ़ा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे, गुजरात और राजस्थान में। गुजरात में तो कच्छ में और राजस्थान में बाड़मेर में। अच्छा, वैसे तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि भारत जिन देशों के साथ में सीमा शेयर करता है वहां पे हमारी रक्षा कौन करते हैं। तो आपने ये तो देख लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे बीएसएफ हमारी रक्षा करते हैं। वहीं भारत और चाइना की बॉर्डर पे आईटीबीपी हमारी रक्षा करते हैं। और भारत और नेपाल की बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, और भारत और भूटान के साथ भी हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे सशस्त्र सीमा बल हमारी रक्षा करते हैं। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे असम राइफल्स हमारी रक्षा करते हैं। तो ये हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम चैन से सो पाते हैं और चैन से पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम इन्हें सल्यूट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर बताइए, अभी हाल ही में उल्पिन को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। इसका मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब इस स्कीम के तहत अब जमीनों के रिकॉर्ड को भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जा रहा है। ये 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगा। मतलब इसमें हर प्लॉट के लिए एक खास और यूनिक 14 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। और ये जो 14 डिजिट का नंबर होगा, ये अल्फाबेट्स भी होंगे इसमें और न्यूमेरिक नंबर भी होंगे। तो इससे जो भूमि है, जो लैंड है, उसके रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे जमीन की खरीद बिक्री और बाकी कार्यों में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मतलब एक क्लिक पे जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो अभी लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने इसे शुरू किया है। चलिए बताइए, अभी टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ शर्मा को। तो अभी सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया। वे किनका स्थान लेंगे? एन श्रीनाथ का। जबकि अपर्णा उप्पुलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वैसे इनका नाम इतना नहीं, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा का नाम इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीईओ बने हैं। आप जानते हो अभी प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। और अनिल से एक नाम याद आएगा आपको, अनिल चौहान। अब ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अनिल चौहान अभी क्या बने थे? और टाटा से आपको याद आएगा अभी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था साइरस मिस्त्री। और उसी तरह से टाटा सन्स के पूर्व निदेशक आर.के. कृष्ण कुमार का भी निधन हो गया। और रतन टाटा जी की जो ऑटोबायोग्राफी आई, जीवनी आई, उसका नाम बता सकते हो? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, उसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अब आपको बताया हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क प्रश्न देख करके सेशन को एंड करते हैं। तो बताइए, किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब। फिर बताओ भी उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। और अभी डॉक्टर बीवी दोषी का निधन हो गया, अभी क्या थे? आर्किटेक्ट थे। फिर बताओ, अभी लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला। ये किस राज्य का है? मिजोरम का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला? तो अस्का थाना, ये उड़ीसा के गंजम जिले का है। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। कब मनाया ये दिन हमने? 24 जनवरी को। फिर बताओ, 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया? 3 भारतीय हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। फिर बताओ, अभी जनवरी 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा राशिद खान। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि डेनमार्क के फिर से प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो आंसर होगा मेटे फ्रेडरिक्सन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, मतलब अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।